कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक बोट पर कैरेबियन ओशन के बीच बेन नाम के एक लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने और साथ ही एक यादगार छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आए होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी बेन की मॉम जूलिया स्विमिंग के लिए समुद्र में जंप लगाती है। दूसरी तरफ बेन और उसके फादर टॉम फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक जूलिया ऐसा फील करती है जैसे कि समुद्र में कोई चीज उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है और तभी बोट के इक्विपमेंट भी बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं, जिससे यह पता लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। बेन और टॉम को इस बात का पता भी नहीं होता है और वे अपना पूरा ध्यान फिशिंग में लगाए होते हैं। वहीं जूलिया कुछ ही सेकंड में बोट से बहुत दूर हो जाती है और खुद को बचाते हुए टॉम को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। फिर जूलिया को फील होता है कि समुद्र का पानी पीछे होता जा रहा है। तभी वह अपनी बेटी कैसी को आवाज लगाती है, लेकिन वह हेडफोन लगाकर व्यू एंजॉय कर रही होती है। उन तीनों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि जूलिया स्विमिंग के लिए गई है। जूलिया उनसे बहुत दूर होती जा रही थी। तभी टॉम को उसकी हल्की सी आवाज सुनाई पड़ती है। जब वह देखता है तो जूलिया पानी में डूब रही थी। तभी वह उसी टाइम पानी में जंप लगा देता है और जूलिया को डूबने से बचा लेता है। दूसरी तरफ बेन बोट को उसके पास ले आता है और फिर बेन और कैसी उन्हें ऊपर की ओर खींच लेते हैं। अब बोट में टॉम कैसी पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जब तुम्हारी मॉम स्विमिंग के लिए गई थी तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तभी कैसी कहती है कि मैंने हेडफोन लगा रखा था और फिर टॉम से सॉरी बोल देती है और टॉम सबको कहता है कि कोई भी कुछ भी करने से पहले मुझे बताएगा। अब रात होने ही वाली थी कि तभी सभी लोग बेन के बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी में लग जाते हैं। रात में बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वह बताती है कि वे सब लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम सबको वहाँ से आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ न्यूज में बता रहे हैं कि वहाँ कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। तभी कैसी देखती है कि उनके पूरे शहर में बहुत तेज तूफान आ रहा है और यह देखकर वह थोड़ा घबरा जाती है। तभी अचानक उनका कनेक्शन कट हो जाता है। फिर कैसी यह बात अपने मॉम डैड को बताती है कि उन्हें बोट की सेफ्टी चेक करनी चाहिए और तभी वे देखते हैं कि उनकी बोट के आसपास व्हेल फिश मंडरा रही है जबकि यहाँ कोई फिश नहीं रहती। और फिर वे लोग समझ जाते हैं कि शार्क फिश एक भयानक तूफान का इशारा दे रही है। अब वे लोग यहाँ बुरी तरह से फंस जाते हैं क्योंकि तूफान से पहले उन्हें व्हेल फिश से निपटना होगा। तभी उनकी बोट को अचानक से एक बड़ा झटका लगता है जिससे वे लोग घबरा जाते हैं और बोट वहीं रुक जाती है। टॉम समझ जाता है कि बोट किसी बड़ी चीज से टकरा गई है। तभी टॉम चेक करने के लिए पानी में जंप लगा देता है और नीचे जाकर देखता है कि बोट में एक बड़ा डेंट आ चुका है। जब टॉम वापस ऊपर की ओर आ रहा था तो उसके शोल्डर पर गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर लगता है कि किसी ने उसके शोल्डर को काटा है और ऊपर आने के बाद जूलिया उसके जख्मों पर पट्टी बांधने लगती है। यहाँ टॉम सबको बताता है कि व्हेल के टकराने से बोट का इंजन खराब हो गया है और अब हम लोग आगे नहीं जा सकते। ऐसे में वे लोग समुद्र के बीच फंस जाते हैं। तभी टॉम मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन सिग्नल की वजह से कॉल नहीं लग पाता। तभी टॉम खाने का सामान चेक करता है और उन्हें बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना बचा है और इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके पास एक उम्मीद थी कि वे एक शिपिंग रूट पर थे तो कोई ना कोई उनकी मदद करने जरूर आएगा। इसी बीच उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। तभी सब लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो उन्हें एक बड़ा सा मीटियोरॉइड उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वह उनकी बोट से टकराने ही वाला था कि इतने में टॉम बोट को साइड कर देता है और तभी देखता है कि वह कोई मीटियोरॉइड नहीं बल्कि एक सैटेलाइट थी। वे सब इससे संभल पाते कि उससे पहले ही एक और मीटियोरॉइड उनकी तरफ आने लगता है। वे सब अपने आप को बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहन लेते हैं जिससे अगर बोट पलट भी जाए तो वे पानी में न डूबे। तभी अचानक उनकी बोट झटके खाने लगती है और वे समझ जाते हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है। तभी एक जोर की आवाज आती है जिससे अचानक सब लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वे देखते हैं कि सब लोग जिंदा हैं लेकिन उन्हें कई जगह चोट आ चुकी है और फिर वे एक दूसरे को संभालते हैं। तभी उनकी नजर बोट पर पड़ती है जो बहुत सी जगह से टूट गई थी। जब वे सब बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनकी बोट के नीचे पानी गायब हो जाता है और चारों तरफ मछलियां होती हैं और लगता है कि वे किसी रेगिस्तान में आ गए हैं। यह सब देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि पूरी जगह बदल चुकी थी। वहाँ पानी की जगह पहाड़ और गड्ढे दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें समझ आता है कि वे किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि पानी किसी दूसरी जगह चला गया है। फिर टॉम अपने कंपास में डायरेक्शन चेक करने लगता है। तभी उसे समझ आता है कि धरती के साथ कुछ हुआ है क्योंकि उसके कंपास में नॉर्थ और साउथ चेंज हो गए हैं और साथ ही साथ धरती की जगह पानी और पानी की जगह धरती बन चुकी है। इसी बीच टॉम उन्हें कहता है कि अगर धरती पर पानी चला गया है
तो बहुत से लोग मारे जाएंगे क्योंकि पानी से बचा नहीं जा सकता। यह सुनकर कैसी रोने लगती है और अंदर चली जाती है और सोचती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी टॉम एक उम्मीद के साथ रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक कैप्टन का रिस्पॉन्स मिलता है जिसका नाम नाटो था और वह भी समुद्र में अपनी फैमिली के साथ सबमरीन में होता है। टॉम उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ कैप्टन उन्हें एक ऐसी बात बताता है जिससे वे बहुत घबरा जाते हैं। कैप्टन कहता है कि यह जो पोल्स चेंज हुए हैं वे लगभग एक हफ्ते बाद अपनी जगह वापस आएंगे और उस समय पानी का बहाव बहुत तेज होगा, तो तुम्हें अपने लिए कोई ऊंची जगह ढूंढ लेनी चाहिए ताकि तुम पानी से बच सको। यह सुनकर टॉम कहता है कि आपके पास तो सबमरीन है, तो क्यों ना आप हमारी मदद करें। कैप्टन कहता है कि मैं मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 व्यक्तियों की ही जगह है। टॉम कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने पास रख लो, इसके बदले में मैं अपना पूरा बचा हुआ खाना दे दूंगा। कैप्टन टॉम की बात मान लेता है। इसके बाद कैप्टन टॉम को अपनी लोकेशन बताता है और टॉम उस लोकेशन का अंदाजा लगाता है। फिर जूलिया से कहता है कि हम वहाँ लगभग 2 दिन में पहुँच जाएंगे और अपने दोनों बच्चों की जान बचा लेंगे। तभी बेन दोनों को आवाज लगाता है और दोनों को दिखाता है कि उसने कुछ बैलून को रस्सी से बांधकर हवा में उड़ा दिया है ताकि जो भी हमारी तरह फंसे होंगे वे इन बैलून को देखकर हमारे पास आ जाएंगे और हम उनकी मदद करेंगे। फिर अगली सुबह सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी नजर एक घायल आदमी पर पड़ती है जो अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी पिलाता है। वह आदमी टॉम को गौर से देखता है। तभी अचानक वह टॉम पर हमला करता है और उसकी गर्दन में भाला घुसाकर मार देता है। जूलिया यह सब देख लेती है और चिल्लाती हुई बोट के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह कैसी को एक एयर गन देते हुए कहती है कि इसकी जरूरत पड़ने पर तुम इसे चला देना और उन्हीं दोनों को छुपा देती है। तभी वह आदमी बोट के अंदर आ जाता है और उसमें पड़ा सारा खाना खाने लगता है जैसे कि वह बहुत दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद वह जूलिया को ढूंढने लगता है। तभी जूलिया पीछे की तरफ से बाहर निकल जाती है, लेकिन जूलिया को देखकर उसका कुत्ता भौंकने लगता है और उसे काटने के लिए उस पर झपटता है। तभी जूलिया उसे चाकू से मार देती है। तभी वह आदमी वहां आ जाता है और अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और जूलिया को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है। कैसी यह देखकर उस पर गन चला देती है। इस मौके का फायदा उठाकर वे वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते वक्त वे अपने पिता को देखकर रोने लगते हैं, लेकिन तभी वह आदमी बाहर निकल आता है। अब वे सब टॉम को छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर वे एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और एक सेफ जगह आ जाते हैं कि शायद अब किलर उनके पीछे नहीं आ रहा है। लेकिन तभी बेन इसका जिम्मेदार खुद को बताता है क्योंकि उसी ने सारे गुब्बारे हवा में छोड़े थे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद वह किलर वहां नहीं आता। फिर तभी कैसी पीछे मुड़कर देखती है तो वह किलर उनकी तरफ ही आ रहा था। वे सब वहां से उठकर भागने लगते हैं और भागते भागते बहुत थक जाते हैं, लेकिन रुक नहीं सकते क्योंकि वह किलर अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी सब भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहरीला पानी मौजूद होता है और उसी से आगे जाने का रास्ता होता है। तभी जूलिया उन्हें उसी रास्ते से आगे बढ़ने को कहती है और फिर बेन भागते भागते डिहाइड्रेट हो जाता है। तभी उनके पास पीने का पानी न होने की वजह से बेन हार मान जाता है, पर तभी जूलिया किसी तरह उन्हें आगे लेकर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है जिसके अंदर वे सब जाकर सो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक आवाज आती है और वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस किलर की ही होती है। तभी इस बार कैसी सोने का नाटक करती है और जैसे ही किलर उसे मारने जाता है तभी जूलिया उसे पीछे आकर चाकू से मार देती है। अब वे लोग बिना किसी डर के सो जाते हैं और जब वे सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उस किलर को किसी ने नोच नोच कर खाया है। अब वे समझ जाते हैं कि उनके अलावा भी कोई और यहाँ आया था और फिर वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर बाद फिर से उन्हें पानी दिखाई देता है। तभी बेन पानी पीने के लिए भागता है और जूलिया उसे मना करती है, लेकिन प्यासा होने की वजह से वह जल्दी से उस पानी को पी लेता है। तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर जूलिया और कैसी वहीं पर एक शेल्टर बनाते हैं और वहाँ आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद जूलिया को फिर से एक आवाज आती है और जैसे ही वह बाहर आकर देखती है तो उसे केकड़ों का एक झुंड आता हुआ दिखाई देता है। तभी वह अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक शिप दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे कंटेनर होते हैं और वहाँ लोगों ने उसमें पनाह ले रखी थी। जैसे ही उन लोगों ने इन्हें देखा तो कंटेनर में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरअसल वे इन्हें नहीं, इनके पीछे केकड़ों के झुंड को देखकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर वे तीनों वहाँ जाकर उनसे दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। तभी वे कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन चढ़ते टाइम जूलिया को एक केकड़ा काट लेता है। तभी जूलिया उसे अपने स्कार्फ से बांध लेती है और किसी तरह वह उन केकड़ों से बच जाती है। लेकिन तभी केकड़ों
की फौज कंटेनर के दरवाजों को काटकर उसके अंदर घुस जाती है और अंदर के सभी लोगों को मार देती है। इसी बीच जूलिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वहाँ बेन और कैसी नहीं होते हैं। तब वह बहुत घबरा जाती है। कुछ देर बाद उसे वे दोनों दिखाई देते हैं जो खाने की चीजें ढूंढ रहे होते हैं। बेन और कैसी नीचे मरे हुए लोगों का खाना और हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। जूलिया किसी तरह कैप्टन से कांटेक्ट करती है। कैप्टन उसे बताता है कि उस पर भी केकड़ों की फौज ने हमला कर दिया है और वह बहुत जख्मी हो चुका है। कैप्टन जूलिया से कहता है कि कुछ ही घंटों में समुद्र में पानी वापस आने वाला है। यह सुनकर जूलिया बहुत डर जाती है क्योंकि उसका मैप भी कहीं गिर गया था और अब कैप्टन के पास पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं बचता। तभी कैसी सोचती है कि अगर हम कैप्टन के पास पहुंच भी गए तो उनके पास केवल 2 ही लोगों की जगह है। अगर हम दोनों बच गए तो हमारी माँ नहीं बच पाएगी। तभी जूलिया उसे कहती है कि यह सब हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी यह सब मत सोचो। तभी कैप्टन आसमान में फ्लेयर गन चलाता है और बेन की नजर उस पर पड़ जाती है। तभी सब लोग उस दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है और जैसे ही वे उसके पास जाते हैं वहाँ लैंडस्लाइड होने लगती है और जूलिया एक पत्थर में फंस जाती है। कैसी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, लेकिन जूलिया उसे कसम देकर वहाँ से भेज देती है। जब वे दोनों कैप्टन के पास पहुँच जाते हैं तो कैप्टन कहता है कि मैं बहुत जख्मी हूँ और मैं किसी भी तरह अपनी जान नहीं बचा सकता, तो तुम तीनों सबमरीन में बैठ सकते हो। तभी कैसी वहाँ से भागती है और जल्दी से जूलिया के पास आती है। वहाँ जूलिया बहुत सारे केकड़ों से लड़ रही होती है। तभी कैसी उसे वहाँ से किसी तरह बचा कर ले जाती है। फिर केकड़े भी उनके पीछे पीछे आ रहे होते। फिर वे दोनों ऊपर चढ़कर केकड़ों को मारने लगते हैं और जल्दी से सबमरीन में बैठ जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ी सी लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर थी और दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। तभी वह लहर उनकी सबमरीन से टकराती है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे अपने आप को एक शहर में पाते हैं। लहर के टकराने से सबमरीन पानी से बाहर आ जाती है और उन लोगों की जान बच जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय।